कल की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार में सुबह रिकवरी दिखी। हालांकि वो रिकवरी बहुत ज्यादा टिक नहीं पाई। जैसे जैसे डाउ गिरा वैसे वैसे निफ्टी में भी गिरावट आती गई। अब ये बाजार में कंफ्यूजन ये कि इस वक्त करें क्या, आखिर हम निफ्टी पे क्या स्टैंड लें, क्या तेजी का स्टैंड लें या फिर अभी चुपचाप बैठे रहना है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यही समझने के लिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और चोला सिक्योरिटीज के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च धर्मेश कांत से। धर्मेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। थैंक यू विकास जी, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। इस वक्त मार्केट में करना क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। सुबह जो है वो हम ठीक ठाक खुले थे, तेजी के साथ खुले थे इनफैक्ट, और बाद में जो है वो गिरते गए और डाउ जैसे जैसे गिरा वैसे वैसे निफ्टी का चार्ट भी गिरता गया। इस वक्त मार्केट में करें क्या? देखिए विकास जी, मार्केट में करेक्शन लॉन्ग पेंडिंग था, काफ़ी समय से इसकी उम्मीद की जा रही थी कि करेक्शन आए, बट वो ट्रिगर नहीं हो रहा था बिकॉज लिक्विडिटी का जो स्टोराइड है SIPs के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू काफ़ी स्ट्रॉन्ग चला था। वो अभी भी है, वो गया नहीं है मार्केट से। बट 4-5 फैक्टर एक साथ कम्युनिकेट हो गए मार्केट में। एक तो मैं पहले जियोपॉलिटिकल इशू की बात करता हूँ, मिडिल ईस्ट में वो टेंशन चल रहा है। साउथ ईस्ट में अब करेंसी का एक प्रॉब्लम चालू हो गया है, और पूरे वेस्ट में, यूरोप से लेकर US में इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि शायद सॉफ्ट लैंडिंग का रिसेशन। इसके बीच में एक पार्ट ये है, दूसरा ये है कि वैल्यूएशन सब जगह काफ़ी महंगे स्तर पर चले गए थे। +1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर टेक्निकल पैनल से बात करें तो उसके ऊपर चल रहे थे। अगर कोई 20 या 15 के PE मल्टीपल पर ट्रेड होना चाहिए तो 30-35 के PE मल्टीपल पर ट्रेड हुआ था। थर्ड फैक्टर जो आ जाता है कि अर्निंग्स जो आई है इस बार, अगर आप मोटा मोटी एग्रीगेट लेवल पर देखें तो बहुत ही लैकलस्टर और निराशाजनक रही है। हम लोगों ने 400 कंपनी का एग्रीगेट किया अर्निंग्स का, तो वहाँ जो पैट ग्रोथ है सिर्फ 2% है। निफ्टी की 44 कंपनी को देखें तो 4% ही पैट ग्रोथ है। और अगर ये 400 में से आप निफ्टी की कंपनी हटा दें और IT की कंपनी हटा दें, BFSI हटा दें, तो 256 आती है, जहाँ पर 10% का नेगेटिव डी ग्रोथ है। यूजुअली Q1 और Q4 ही ऐसा क्वार्टर होता है जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे से आती है, तो ओवरऑल एवरेज आपका अच्छा बन जाता है साल के हिसाब से पूरी ईयरली बेसिस पर देखें। तो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल अनुमान था कि 12 से 15% के आसपास का निफ्टी का EPS ग्रोथ आएगा FY25 में, वो शायद मुश्किल रहेगा, हायर सिंगल डिजिट हो सकता है। उस लिहाज से करेक्शन बनता था। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए हैं, करेक्शन हो रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है विकास जी। मुझे लगता नहीं कि यहाँ इतना जल्दी ये एंड होने वाला है। जब तक ये सारे जो बादल गहरे छाए हुए हैं वो जब तक छटते नहीं है, तब तक हर राइज पे मार्केट थोड़ा गिरता रहेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से आप अगर ये पूछना चाहेंगे कहाँ पर ये मार्केट स्टील हो जाता है, कहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू दिखने लगती है, तो वो अराउंड 22,000 के आसपास का लेवल बन के आता है, जहाँ पर अगर निफ्टी वहाँ तक पहुँचता है तो मार्केट सेलेक्ट पॉकेट्स में काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि सारे लोग ग्लोबल की जहां बात कर रहे थे कि US से परेशानी है, जापान से परेशानी है, यूरोप से परेशानी है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि 400 कंपनियों के नतीजे आपने एनालाइज किया और जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। इसकी कुछ पर्टिकुलर रीज़न आप देख रहे हैं क्या, या फिर मतलब सिर्फ ये है कि इस वक्त जो है वो कई पॉकेट्स कमज़ोर हैं, कई सेक्टर्स कमज़ोर है, इसकी वजह से ये डीग्रोथ है? देखिए, सेक्टर्स के अंदर कोई स्टॉक प्राइस है, 2-4 कंपनी अच्छी कर रही है, बट इन जनरल ओवरऑल काफ़ी वीकनेस देखने को मिली है। वॉल्यूम के हिसाब से देखने को मिली है, प्राइसिंग के हिसाब से देखने को मिली है, और इनपुट कॉस्ट जो कि Q1 में ज़्यादा फैक्टरिंग नहीं हुआ था, जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े तो वो जाके Q2 में होगा, तो Q2 भी खराब आने वाला है। वो एक अलग समस्या है मार्केट के लिए। तो ओवरऑल काफ़ी लैकलस्टर परफॉर्मेंस था, और एक बेस इफेक्ट काफ़ी हाई था लास्ट ईयर का। तो उस बेस पर 20-22% का ग्रोथ का बेस था लास्ट ईयर का, उसके सामने जब आप कंपेयर करते हैं तो 4 या 5% का ग्रोथ आपको प्रॉब्लम लगता है। अलार्मिंग फैक्ट ये है कि 400 कंपनी में ऑलमोस्ट 30% ऐसी कंपनी है जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दिया है। सो वो मार्जिन या एवरेज के पास भी नहीं रह पाए हैं। सो वो ओवरऑल पूरी इकोनॉमिक में स्लो डाउन दिख रही है। और अगर आप देखो फाइनेंस मिनिस्टर का बजट का प्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो उन्होंने रियल GDP ग्रोथ का आकलन लगाया था 6.5 से 7%। 7.2% RBI बोली है, जो कि पिछले साल से कम है। 8.2 था लास्ट ईयर उन्होंने किया था। और अगर इसको आप टैक्स के हिसाब से देखें, जो टैक्स कलेक्शन का अनुमान अब लगाया जा रहा है FY25 के हिसाब से, तो वहाँ भी उन्होंने, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ प्रेजेंट किया था कि गिरावट दिखाई दी। तो मिनिस्ट्री भी ये मान के चल रहा है, बाकी इकोनॉमिस्ट भी ये मान रहे हैं, और ये एक्चुअल नंबर से भी दिख रहा है कि देयर इज अ स्लो डाउन। तो ये स्लो डाउन का डिस्काउंटिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है इकोनॉमी में 2 क्वार्टर थोड़ा ठंडा रहने वाला है। मे बी थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, फेस्टिवल सीजन चालू होता अक्टूबर नवंबर में, वहाँ से पिकअप आनी चाहिए। ओके, ये इंटरेस्टिंग भी आपने बताया कि 22,000 का लेवल आप देख रहे हैं निफ्टी पे, और जो पिकअप है वो Q3 में आने की उम्मीद है आपको। सर, ऐसे में इस वक्त मार्केट में कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं, अगर 22,000 का लेवल हम देख रहे हैं तो कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे एकदम दूर रहना है, या अगर ठीक ठाक प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाना है चुपचाप,
और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे थोड़े बहुत मौके खोजे जा सकते हैं अगर किसी को खरीदारी करनी ही है तो? विकास जी, आई थिंक अभी आपको अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक लेना चाहिए, कंपनी स्पेसिफिक लेना चाहिए। ये साल मुझे लगता है सेक्टर का नहीं रहेगा, जैसे पिछला साल था कि रेलवे इंफ्रा आप ले लो, डिफेंस ले लो, पावर ले लो, ऐसा सेक्टर सभी चल रहे थे। इस बार वैसा नहीं रहेगा बिकॉज नतीजे भी काफ़ी डाइवर्जेंट आ रहे हैं कंपनियों के आपस में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक लेके चले तो बेटर है। ऑटो में भी आपने काफ़ी डाइवर्जेंट नंबर्स देखा, जहाँ फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा के नंबर अच्छे आए थे तो वहाँ पर फिर मारुति के, हीरो के उतने अच्छे नहीं आए। सो अगर आप स्टॉक्स खोले तो मैं 4-5 स्टॉक आपको सुझा सकता हूँ, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, ऑटो स्पेस से काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में अच्छा लग रहा है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में PNB एंड बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स अच्छे आए थे, वो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। डिफेंस से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे अभी भी मुझे लगता है कि करेक्शन उसे बाई करना चाहिए। काफ़ी बड़ा उनका ऑर्डर बुक इस साल मटेरियलाइज होना चाहिए। ऑलमोस्ट 14 LCA एयरक्राफ्ट वो गवर्नमेंट को डिलीवर करेंगे, तो काफ़ी बड़ी रेवेन्यू बुकिंग होगी के ऊपर में, वहाँ पर उनका नंबर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 2-4 और स्टॉक्स है, फॉर एग्जांपल डिफेंस में DCX सिस्टम है, छोटे में EMS सेगमेंट का प्लेयर है, वो काफ़ी उनको बड़ा ऑर्डर बुक मिला, तो इस करेक्शन में वहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप नजर लगा सकते हैं। पावर में एक प्ले जो मुझे लगता है पावर फिनांस की तरफ से हुआ, REC के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो पावर का प्रॉक्सी प्ले, बिकॉज पावर जनरेटर्स और प्रोड्यूसर्स काफ़ी चल रखे हैं स्टॉक प्राइस, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस भी ठीक आएंगे, बट वैल्यूएशन से महंगे लग रहे हैं अभी भी। तो वहाँ पर उनको जो फंड करती है वो कंपनियां में REC का आप देखिए तो 9 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, 20 से ऊपर का ROE है, और 15-16% से ग्रो करता हुआ उनका पैट जा रहा है। तो ये एक बेहतर विकल्प रहेगा। तो कंपनियों पर ध्यान लगाएं, ये साल कंपनियों का रहेगा रादर देन सेक्टर्स का। बिल्कुल। सर, टेक्सटाइल कंपनी में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी शुरुआती रनअप में। उसकी वजह ये बांग्लादेश वाली टेंशन थी, क्योंकि ऐसा लगा कि हाँ, टेक्सटाइल में अगर वहाँ परेशानी है तो यहाँ कंपनियों को फायदा हो सकता है, यहाँ उन्हें ऑर्डर मिल सकते हैं। इसमें आप कुछ अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फिर ये बस एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन टाइप है? शॉर्ट टर्म रिएक्शन लगता है विकास जी, 2-3 दिन का ट्रेड ही है, बिकॉज ये सब काफ़ी बड़ा लॉजिस्टिकल प्ले होता है, एक दिन के अंदर ये डन नहीं हो पाता है। बट हाँ, बहुत सक्षम है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आता है, जैसे चाइना +1 का है तो यहाँ पर ले सकते हैं। वहाँ पर कंपनियाँ मतलब जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो गया, अरविंद लिमिटेड हो गया, केवल किरण हो गया, ये सब कंपनियों पर आप नज़र रखें। बट आज के मूव के बाद अगेन ये टेक्सटाइल प्ले 10-12% ज़्यादा ग्रोथ इनकी पैट में पॉसिबल होती नहीं है, मार्जिन्स बहुत लिमिटेड है, तो हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस है। सो इसको आई वुड गिव इट अ स्किप। बाकी आप जो निवेशक है उससे एनालाइज कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, रेलवे शेयरों पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि रेलवे शेयर काफ़ी चले पिछले दिनों में और अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इन पे आपका क्या नज़रिया है रेलवे स्टॉक्स पर? देखिए, रेलवे स्टॉक्स काफ़ी महंगे हो रखे हैं, और एक इस पे अभी गिरावट हो सकता है, रुक जाए, बट टाइम करेक्शन जरूर प्ले होगा। बट रेलवे की इंफ्रा स्टोरी है वो अभी इंटैक्ट है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और इस गिरावट में SIP मोड में बाई करना है तो मुझे लगता है RVNL और इरफान इंटरनेशनल एक काफ़ी अच्छा विकल्प लगता है, बेहतरीन पिक लगती है मुझे कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो ये दोनों पर SIP मोड में सिस्टमेटिक आप मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करें तो 2-3 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सर, आपने आज बहुत एकदम साफ तरीके से मार्केट को समझाया भी, और स्टॉक्स भी आपने बताया कि कौन से स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। इस वक्त सेक्टर में नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत है और अच्छे स्टॉक्स को ही खरीदने की ज़रूरत है। ये टेक अवे है आज की इस कन्वर्सेशन का।